Dear student friend follower, in today's session, we are going to learn what is NLP, what is a self-concept model. So self-concept model is given by Andrea, Steve Andrea. According to self-concept model, we usually create ourself. We create our self-image. When we create our self-image, we see with the same lens whatever we create. Through our five senses, we create our self-image. Sometimes we have all potentials, all energy, all capability, but we are unable to perceive and see our capability. We create negative self-image and we are taking this self-image, this place to that place, and overall we are getting negativity. When you do not get positive self-image, how can you think that other will give you positivity? They will definitely think negative about you. You must first of all think about yourself as a positive person. You should consider yourself that I am capable enough, I am fulfilled enough, I am good enough, I am smart enough, I am confident enough, I can do whatever I want. सम टाइम हम खुद अपना एक ऐसा सेल्फ इमेज बना लेते हैं जो नेगेटिव होता है, उसको लेके हम हर जगह जाते हैं लेकिन उससे प्रोग्रेस नहीं मिलती, क्योंकि हमने खुद अपने ऊपर जो कवर चढ़ाया हुआ है, जो खुद ही हमारी है, वो खुद ही हमारा एक नेगेटिव इमेज है। तो हम दूसरे को कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें कोई पॉजिटिव चीज दे या हमारे बारे में कुछ अच्छा ओपिनियन रखे? तो वी शुड सी आवर पोटेंशियल्स. We have our eyes, we have our ears, we have our senses, and these five senses, they are capable enough to produce what result you want. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से काम करता है कि सबसे पहले आप देखते हो मुझे ये चीज चाहिए, आप उसका एक फ्रेम बनाते हो, आप पूछते हो, आप यूनिवर्स से मांगते हैं। जब आप यूनिवर्स से मांगते हैं तो यूनिवर्स की सारी फोर्स इकट्ठी होकर आपकी हेल्प करती है कि वो आपको मिल जाए। आपने अगर पोलो का जो वर्क है द अल्केमिस्ट पढ़ा हो, तो द अल्केमिस्ट का जो बेसिक एसेंस है उसके अंदर वो बताता है कि अगर आप किसी चीज की दिल से ख्वाहिश करते हो, अटमोस्ट ख्वाहिश करते हो उसे हासिल करने की, तो दुनिया की सारी कुव्वतें जो है मिलकर, वो सारी एनर्जी, सारी पोटेंशियल मिलके आपकी हेल्प करती है उसको हासिल करने में। मिसाल के तौर पर अभी आप यहां पे बैठी हुई हैं, मैं आपसे कहता हूं कि अपने कमरे के अंदर कोई ब्लैक कलर देखो, देखें अपने कमरे के अंदर जहां बैठी हैं आप, मुझे ब्लैक कलर फाइंड करके दिखाएं। कहीं ना कहीं आपको ब्लैक कलर मिल गया? मिल गया? यस सर, मिल गया। मिल गया। अब जब आप ब्लैक कलर को फाइंड कर रही थी, जब मैंने आपको ब्लैक की कमांड दी, तो आपको ब्लू नजर नहीं आया होगा, रेड नजर नहीं आया होगा, क्योंकि आपने देखा ही क्या, कौन सा, जो इंस्ट्रक्शन मिली आपने वही फाइंड करना शुरू कर दिया। तो हम अपने माइंड को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमारा माइंड और उसकी जितनी कुव्वतें हैं वो उसको उस पर फोकस हो जाती हैं और उसे फिर हासिल करती हैं। हमारा सब कॉन्शियस एक ही चीज को समझता है, जो कमांड आपने दे दी फिर वो उसी के लिए कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मुझे मंथली 50,000 मिल जाए, तो आपका सब कॉन्शियस और आपका ब्रेन वर्क करेगा 50,000 के लिए। अगर आप टारगेट ही अपना ये बनाती हैं कि मुझे महीने का 5,000 मिल जाए, तो आपको फिर क्या मिलेगा? 5,000 ही मिलेगा, क्योंकि वो आपका सब कॉन्शियस वर्क ही 5,000 के लिए करेगा। मिसाल के तौर पर अगर मुझे कोई 5 किलो का, ये लेट्स सपोज 5 किलो का है, और मैंने अगर अपने माइंड से ये बनाया हुआ है, आपने सब कॉन्शियस को ये कमांड दी है कि मैंने 5 किलो उठाना है, तो मैं 5 किलो ही उठा सकूंगा, मेरे अंदर उतनी एनर्जी आएगी। अगर मैं कहता हूं कि मैं यानी एक मन उठा सकता हूं, तो वो मैं ये 40 किलो को उठाने की एनर्जी मेरे अंदर खुद आ जाएगी। जैसा आप सोचते हो यूनिवर्स आपको वैसा ही रिस्पॉन्स करता है। सबसे पहले आप पूछते हो, यानी एक क्वेश्चन उठाते हो कि मुझे ये चाहिए, फिर आप उसी लेवल पे उसके लिए फिर कोशिश करते हैं, आपका सबकॉन्शियस उसी के लिए फिर अलर्ट हो जाता है कि मुझे ये चाहिए, मैंने ये लेना है। और सबसे पहले आप क्या करते हैं? आस्क, यूनिवर्स से पूछते हैं कि मुझे ये चाहिए, आस्क।
रोंडा बर्न अपनी बुक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर बताती है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, आस्क, हम पूछते हैं मुझे ये चाहिए, उसके बाद यूनिवर्स आपको आंसर देती है। आंसर खुद आता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने ब्लू कलर या ब्लैक फाइंड करना है, आपने ब्लैक, आपने पूरी एनर्जी लगा दी और आपने फौरन ब्लैक फाइंड कर लिया, जबकि उसके साथ दूसरे कलर भी मौजूद थे, आपने वो क्यों नहीं फाइंड किए? वो इसलिए फाइंड नहीं किए कि जो कमांड मिलती है हम उस पर फोकस हो जाते हैं, उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें होती हैं हम उनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इसी तरह जो आप पूछते हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपके अंदर कैपेसिटी देता है कि आप उसको फाइंड कर लो, और फिर आपके ब्रेन के अंदर जो फैकल्टीज हैं वो भी इकट्ठी होकर उसी को फाइंड करती हैं। आपको आंसर करता है यूनिवर्स। सब आप पूछते हैं, यूनिवर्स आपको आंसर करता है और यूनिवर्स कहता है भाई ले लो, रिसीव। फिर वो कहता है लो, जो आप चाह रहे हो इसको लो, लेकिन लेने के लिए आपके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि उसको रिसीव कर सकें। अगर आप 50 लाख का टारगेट बनाते हैं तो 50 लाख को रिसीव करने के लिए आपके पास कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। आपको यूनिवर्स सारे रास्ते बताएगा, उन रास्तों पे चल के आपने फिर उसको रिसीव भी करना है। हम जो भी दुनिया के अंदर जो भी रियलिटी बनाते हैं, एक इवेंट होता है यहां पर, एक इवेंट यहां पे होता है जो कि एक वर्ल्ड के अंदर इवेंट है या यूनिवर्स के अंदर है, जो एक इवेंट जो जो एग्जैक्ट रियलिटी है। एक रियलिटी यहां पे, ये हमारा दिमाग है, लेट्स सपोज एक इवेंट यहां पे हुआ। अब ये जो इवेंट है, इस इवेंट के साथ इसकी रियलिटी और है, इसकी और है। ये इवेंट जो दुनिया के अंदर हुआ, इसको आपके माइंड ने कैसे इंटरप्रेट किया है, ये आपके माइंड ने जो 5 सेंसेस के जरिए बनाया हुआ है अपने अंदर परसेप्शन, वो आप उसके रिलेटेड उसे इंटरप्रेट करोगे। मिसाल के तौर पर अगर ये इवेंट जो बाहर दुनिया में हुआ है, ये दुनिया के अंदर जो हुआ है, अगर ये कोई खतरनाक हो या इसके अंदर कोई दम हो, तो ये हर बंदे को अफेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर जलजिला आता है तो वो हर बंदे को अफेक्ट कर रहा होता है। हम उसे कह सकते हैं कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसको आप परसीव इंडिविजुअली कर रहे हो कि वो हर तुम्हारे ऊपर कितना इंपैक्ट कर रहा है, मेरे ऊपर या सम बॉडी के ऊपर। इसी तरह इवेंट जो यहाँ पे होते हैं, मिसाल के तौर पर किसी की कार जो है वो चोरी हो गई, किसी पर्सन के रिलेशन जो है रिलेशनशिप लॉस हुआ। अगर तो ये इतना खतरनाक होता तो फिर हर बंदे ए बी सी हर बंदे को अफेक्ट करता। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई, मैंने अपने दिमाग के अंदर कोई ऐसी चीज परसेप्शन बनाई है, न्यूरल पैटर्न बनाए हैं जो मुझे ही इंपैक्ट कर रहा है। दूसरा बंदा तो बड़ा खुश है जो मेरे साथ का। फिर मैंने अपने ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे न्यूरल पैटर्न बनाए हैं जो मेरे ब्रेन को वो ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, वो दूसरे को नहीं कर रहा। देखिएगा, हमारे ऊपर एक सेकंड के अंदर, मतलब एक दिन के अंदर 70,000 थॉट्स आती हैं, मैंने बताया था आपको। तो हमारे पूरे ब्रेन के अंदर कितने 100 बिलियन सेल हैं, 100 बिलियन सेल। ठीक है, एक सेल की जो कैपेसिटी है जो अपने ब्रेन के अंदर है, उसकी कोई 80 जीबी उसकी कैपेसिटी है एक सेल की। मतलब 80 जीबी के करीब उसके ऊपर डाटा आ सकता है। तो आप 100 बिलियन न्यूरॉन्स को जब आप 80 जीबी देखेंगे तो वो तो बहुत कैपेसिटी बन जाएगी, मतलब कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अब इसकी इतनी स्पीड है कि कोई भी कंप्यूटर अभी तक इसको नहीं पहुंच सका। जैसे वो प्रोसेस करता है, डिलीट करता है, अपना दिमाग 3 काम करता है। एक तो वो डिलीट करता है चीजों को, एक क्या करता है, डिस्टॉर्ट करता है, एक और काम करता है, जर्नलाइज करता है। मिसाल के तौर पर आप एक बंदे से 10 साल बातें करते रहे, उसने आपके दिमाग के अंदर कुछ न्यूरल पैटर्न बना दिए, यहां पे पैटर्न बन गए उसके। ठीक है, अब डिलीट और डिस्टॉर्ट ये सारे काम तो हमारा दिमाग कर ही रहा है, हर वक्त कर रहा होता है। अब उसने जर्नलाइज करके कुछ पैटर्न आपके दिमाग के अंदर बना दिए, जब भी कोई थॉट आती है तो वो उसी रास्तों से गुजरती है फौरन। कोई भी चीज को आप देखते हो, आप उसी के साथ रिलेट करते हो, कुछ करते हो उसी के साथ रिलेट करते हो। अगर आपने वो पैटर्न तोड़ने हैं, आपने उनको मिटाना है, उसको डीपली सोचने से वो खत्म नहीं होंगे, वो मैंने पहले कहा था दिमाग के अंदर ज्यादा बन जाएंगे। तो आपने उसको क्या करना है, उसके मुकाबले में एक और एक्टिविटी मैंने आपको बताया था कि उसी के मुकाबले में उसी लेवल की एक एक्टिविटी बनाओ।
फिर हम उसको निकाल सकते हैं, उस पैटर्न को। ये जो मैंने आपसे बात की है कि यहाँ पे डिलीट है और डिस्टॉर्ट है और जनरलाइज है, हमारा दिमाग ये तीनों काम कर रहा होता है। ये जो इवेंट यहाँ पे हुआ था, ये इवेंट यहाँ वाला, बाहर वाला, मतलब किसी कोई कार चोरी हुई, किसी का रिलेशनशिप खराब हुआ, किसी की डेथ हुई, कोई जिंदगी से चला गया, कोई आ गया, बहुत कुछ मामलात हुए। एक इवेंट आपके दिमाग के अंदर है। मैंने आपको बताया दिमाग तो तीन काम करता है, वो डिलीट भी करता है, जनरलाइज भी करता है, डिस्टोर्ट भी करता है, बहुत सारी चीजों को डिस्कार्ड कर देता है। जो चीजों को वो एक्सेप्ट करता है वो उन्हीं को करता है जो बार बार आप कर रहे होते हैं, वो चंद चीजों। अगर ये इवेंट होने वाला, बाहर होने वाला इतना खतरनाक होता तो वो हर बंदे को इंपैक्ट करता। जब भी आप परेशान हो किसी चीज से, तो आप हमेशा इस लेवल पे सोचा करो कि यार अगर इसके अंदर दम है तो मेरे साथ इतने लोग फिर रहे हैं, वो तो खुश हैं। एक्स भी खुश है, वाई भी खुश है, जी भी खुश है, ए भी खुश है, बी भी खुश है, सी भी। मैं क्या ऐसा कर रहा हूं कि मैं परेशान हूं? व्हाट आई एम डूइंग? मैं ऐसा क्या बुरा काम कर रहा हूं कि मैं परेशान हूं? ये सारे लोग खुश हैं, मैं परेशान हूं। कुछ तो मैंने ऐसा किया है, बार बार सोच के उसके पैटर्न बनाए हैं। अब उन पैटर्न को फिर वो कहते हैं यार एक दिन में निकल जाए। वो एक दिन में नहीं निकलते, उसके लिए भी एक, जितने देर आपने जितनी देर उसको बनाने में लगाई है उतनी देर तकरीबन निकलने में भी लगेंगे। उसके लिए वैसी ही एक्टिविटी बनानी पड़ेगी, मैंने पहले बताया था, कि ताकि वो उसको रिप्लेस कर ले, वो उसके मुकाबले में हो कि उस वो अल्टीमेटली न्यूरोप्लास्टिसिटी तो ब्रेन के अंदर है, वो और अपने पैटर्न बना लेगा। तो ये सारे मामलात जो हैं इनको हम डील कर सकते हैं। तो हमारा ब्रेन क्या करता है कि जब उसको डिस्टोर्ट करता है, चीजों को डिस्टोर्ट करता है और डिलीट करता है, मतलब डिलीट भी करता है, डिस्टोर्ट भी करता है, जनरलाइज भी करता है। जनरलाइज जब करता है तो खास चीजों को खास पैटर्न से फिर वो निकालता है, इस तरह निकले, और उसने एक स्टेट बनानी है, वो आपके ब्रेन के अंदर स्टेट बनाएगा। स्टेट अब दो तरह की बनती हैं, देखिएगा। एक स्टेट बनती है रिसोर्सफुल और एक बनती है अनरिसोर्सफुल स्टेट। रिसोर्सफुल स्टेट जो है ये होती है प्रोडक्टिव। इसमें आप बड़े खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, डेवलप होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, आपका माइंड क्रिएटिव है, प्रोडक्टिव है, आगे बढ़ रहा है। एक अनरिसोर्सफुल स्टेट है, स्टक हो जाते हैं, और वो इसी नतीजे पे हो रहे हो जो आपने ये डिलीट, जनरलाइज और डिस्टॉर्ट करके उसके बाद इधर पैटर्न बनाए, बार बार बनाए, और वो आपको इसमें ले जाता है, अनरिसोर्स। बिलीव मी, मुझे स्टूडेंट, ऐसे ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, वो मुझे अपनी स्टेट बताते हैं, अपनी कंडीशन बताते हैं, मैं हैरान हो जाता हूं कि वो बेचारे स्टक हो जाते हैं। वो कहते हैं सर हम करें क्या, हमें याद ही नहीं होती चीज। हमने जो पैटर्न इतने बनाए हैं, 10 साल लगे हैं, अब बताएं कि उसको हम खत्म कैसे करें। क्योंकि वो एक लंबे अरसे के बाद स्टूडेंट आया होता है, उसे उस बेचारे को कॉन्शियसनेस भी नहीं होता, और उसे ये नहीं पता कि ये ठीक हो सकता है, ये मर्ज ठीक हो सकता है। अनरिसोर्सफुल स्टेट जहां पे आप स्टक हो जाते हैं, अनप्रोग्रेसिव हैं, हाइपर टेंशन आ गई है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, और आप हर चीज के ऊपर, यहां पे आपके जो डिसीजन होंगे वो क्या होंगे, डिस्ट्रक्टिव होंगे। फाइट होगी, लड़ाई होगी, इमोशनल हो गए, जज्बाती हो गए, और आप छोटी छोटी बातों पे लड़ेंगे, इरिटेट हो जाएंगे। ये अनरिसोर्सफुल स्टेट है, यहाँ पे इरिटेशन भी होगी। अब मेरी सिस्टर कह रही है ये सब कुछ तुम्हारे अंदर है। किसके अंदर है? वो कह रही है ये सब कुछ तुम्हारे अंदर है कि तुम अब ऐसी हो गई हो। आप इरिटेशन, बात सुने, यहाँ पे इरिटेशन भी होगी, यहाँ पे इमोशनल भी होंगे, यहाँ पे आप जज्बाती भी होंगे, यहाँ पे आप लड़ोगे भी, छोटी छोटी बातों पे लड़ोगे, और एक अनरिसोर्सफुल स्टेट पे खड़े हो, इसको हम नाम देते हैं स्टक स्टेट का। यहाँ पे आप स्टक होके बैठे हुए हो, प्रोग्रेस नहीं हो रही, डेवलपमेंट नहीं हो रही, इरिटेशन हो रही है, फाइटिंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, जो बात करनी है वो नहीं होती, जो कहना या करना है वो नहीं होता, टोटली स्टक खड़े हो, और काम भी नहीं हो रहा, और बिल्कुल बैफल्ड और कंफ्यूज हो, और समझ भी नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है। अक्सर आपको 95% जो लोग हैं आजकल की यूथ इस कंडीशन में। क्यों? जैसे युवाल नो हरारी ने कहा था कि एक वक्त आएगा
कि सोशल मीडिया पे लोग, सोशल मीडिया वाले तो जानते होंगे लेकिन उस बेचारे को खुद नहीं पता होगा कि यार मैं हो कौन, मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं खुद क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरा सेल्फ क्या है, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, मेरी खुदी क्या है, मेरी ईगो क्या है, मेरी अपनी पर्सनैलिटी क्या है। क्योंकि वो सुबह बैठेगा अपने मोबाइल को पकड़ेगा, शाम तक उसे लिए फिरेगा, उसको कभी इधर ले जाएंगे सोशल मीडिया वाले, कभी इधर ले जाएंगे, कभी इधर ले जाएगा, कोई पकड़ेगा बाजू इधर ले जाएगा, कोई इधर ले जाएगा। क्यों भाई? अनस्टक स्टेट। किस स्टेट पे खड़ा है बंदा? वो अनस्टक स्टेट, वो इस स्टेट पे है अनस्टक, वो स्टक स्टेट पे है, उसे अनस्टक यानी वो स्टक स्टेट पे खड़ा है, अनरिसोर्सफुल स्टेट पे है। और रिसोर्सफुल स्टेट पे हमने आना है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमने इस रिसोर्सफुल स्टेट में आना है जहां हमने प्रोडक्टिव होना है, जहां हमने क्रिएटिव होना है, जहां पे क्रिटिकल थिंकिंग सीखनी, कॉन्शियसनेस सीखना है, अवेयरनेस सीखनी है, कंट्रोलिंग सीखनी है, आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट करनी है और अपने फैसले खुद करने हैं। अपने पूरे सबकॉन्शियस को कंट्रोल करके अपने ताबे करना है। और ये ब्रेन जो कि एक टूल है और हमारे लिए बना है, ये ना हो कि ये हमारी सवारी करे, हमें यूज करता फिरे। हमने इसको अपने ताबे करके रिसोर्सफुल प्रोडक्टिव स्टेट में लाना है। कहाँ लाना है? प्रोडक्टिव क्रिएटिव स्टेट, प्रोडक्टिव स्टेट। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जहां हम तरक्की कर रहे हैं, जहां हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे डेवलपमेंट हो रही है, जहां पे हम अपने फैसले खुद कर रहे हैं, जहां पे हम इरिटेट नहीं हो रहे, जहां पे हमें अगर कोई बंदा कहता है तो हम वहां पे थर्मोस्टेट तो बने हुए हैं लेकिन थर्मोमीटर नहीं है। थर्मोमीटर क्या करता है कि आपको डिटेक्ट करके बताता है कि इतना टेम्परेचर है। थर्मोस्टेट खुद सेट करता है कि कितना यहां पे होना चाहिए टेम्परेचर। तो व्हाट यू वांट टू बिकम, रिसोर्सफुल स्टेट में आना है या अनरिसोर्सफुल स्टेट में जाना है, ये आपने फैसला खुद करना है। तो ये स्टेट जब क्रिएट होती है तो यहां पे सब कुछ होता है। जो स्टेट, आप किस स्टेट में है, जब भी आप इमोशनल हो रहे हो, आप लड़ रहे हो, आप अग्रेसिव हो रहे हो, आप इमोशनल हो रहे हो, पैशनेट हो रहे हो, छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हो, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो रहे हो, तो आप देखें आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में, कभी भी रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं होंगे। रिसोर्सफुल स्टेट कंटेंटेड होती है, मुतमित होती है, प्रेजेंट में होती है, प्रोग्रेसिव होती है, डेवलपमेंटल होती है और हमेशा आगे बढ़ती है, ग्रोथ पकड़ती है। ये स्टक हो जाती है। हमने स्टक से अनस्टक की तरफ जाना है, अनरिसोर्सफुल से रिसोर्सफुल की तरफ जाना है, डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव की तरफ जाना है और डेवलपमेंट की तरफ जाना है। सबसे पहले उससे पहले आपको अपने दिमाग में एक चीज बैठानी होगी जो अरिस्टोटल, जो प्लेटो, जो सुकरात ने आज से हज़रत ईसा से 500 साल पहले की थी। उसने कहा था ओनली वन थिंग आई नो नथिंग। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता। जब आप अपने दिमाग के अंदर ये बिठाओगे ना कि यार मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता, फिर आप आगे बढ़ सकोगे। जब आप ये सोचते रहोगे मैं तो पहले ही बड़ा सीखा हुआ हूं, वो कभी डेवलप स्टेट की तरफ नहीं जाएगा, प्रोग्रेसिव। और क्योंकि जब आप पहले ये मान रहे हैं कि जो मैं सोच रही हूं, जो मैंने स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है, इससे तो बड़ा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो मैंने इमेज बनाया हुआ है इससे बड़ा कोई इमेज नहीं, हालांकि वो सारा कुछ डिसेप्शन और धोखा है। वो आपके 5 सेंसेस का धोखा है, विजुअल, ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक सेंसेस का। हमारी 5 सेंसेस जो हैं वो हमें किस तरह से गुलाम बना लेती हैं, उसमें है हमारी क्या है, कौन सी, एक है विजुअल और दूसरी ऑडिटरी, ये सारी सेंसेस हैं हमारी। और कैनेस्थेटिक को क्या कहते हैं? इसको टच भी कहते हैं, इसको मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ऑल फैक्ट्री भी एक सेंस होती है, इसे कहते हैं जो हम स्मेल करते हैं, ऑल फैक्ट्री। एक और होती है गस्टेटरी स्टेट, ठीक है। ये 5 सेंसेस हैं। इसको आई थिंक टेस्ट कहते हैं और इसको स्मेल कहते हैं, और ये कैनेस्थेटिक मूवमेंट की होती है। ये सारी स्टेट्स मिलके हमें एक स्टेट हमारी क्रिएट कर देती हैं। अब यहाँ पे हमने खुद जानना है कि मैं किस स्टेट में खड़ी हूँ। क्या मैं प्रोग्रेसिव स्टेट में हूँ
या मैं अनप्रोग्रेसिव में हूँ। अगर प्रोग्रेसिव में हूँ तो मैं क्या कोई डेवलपमेंट कर रही हूँ, क्या न्यू नॉलेज सीख रही हूँ, क्या मेरी कोई ग्रोथ हो रही है, क्या मेरी डेवलपमेंट हो रही है, या मैं कहीं स्टक खड़ी हूँ और अनस्टक होने की जरूरत है। फॉर दैट यू नीड अ कोच, फॉर दैट यू नीड अ ट्रेनर हु जस्ट अनस्टक यू फ्रॉम दिस बिहेवियर, ताकि आपको वो अनस्टक से यानी स्टक से अनस्टक की तरफ ले जाए, एक अनरिसोर्सफुल से रिसोर्सफुलनेस की तरफ ले जाए, जहां पे आप डेवलपमेंट करें, प्रोग्रेस करें। और हर चीज जो है वो ब्रेन के अंदर, मैंने कहा कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, किसी बंदे से पूछ लें कि उस वो बीमार क्यों रहा है, तो वो आपको बता देगा कि उसने बहुत ज्यादा टेंशन ली है, कहीं वो टेंशन में रहा है, डिप्रेशन में रहा है। दुनिया के अंदर 3 ही जमाने हैं, एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर। जो पास्ट में रहता है, जो पास्ट बीमार में हो जाता है। जो पास्ट में रहता है वो डिप्रेशन में होता है, जो फ्यूचर में रहता है वो एंग्शियस होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर लूं, ज्यादा से ज्यादा वर्क कर लूं। और खुश वो होता है जो प्रेजेंट में रहता है। और ये इतनी जल्दी नहीं हुआ जाता। क्यों आप नहीं आ सकते जल्दी प्रेजेंट में? प्रेजेंट में भाई आप इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि ये जो आपने गैदर किया हुआ इतना कुछ प्रेजेंट और पास्ट की थॉट, जो न्यूरल पैटर्न बना लिए हैं, अब हर चीज जो है वो आपको प्रेजेंट में आने नहीं देते। मैंने रिसेंटली एक लेडी है, उसका मैंने इंटरव्यू किया, वो बड़ी परेशान थी। तो उसने मुझे बताया कि मेरा मेरा माइंड मुझे कभी प्रेजेंट में नहीं आने देता, मेरे पास इतनी दौलत है कि आप गिन नहीं सकते, लेकिन मेरा ब्रेन ऐसे सबकॉन्शियस इतना पावरफुल हो गया है, उसने इतने न्यूरल पैटर्न बना लिए हैं मेरे ब्रेन के अंदर, वो मुझे प्रेजेंट में आने नहीं देता। पैसे की कमी नहीं, गाड़ियां, कारें, नौकर, हर चीज, लेकिन इतनी टेंशन डिप्रेशन ली है और इतनी डिप्रेशन में रही है वो औरत कि वो कहती है कि मुझे मेरा माइंड कभी प्रेजेंट में नहीं आने देता, मैं हमेशा या तो पास्ट में रहती हूं या फ्यूचर में रहती। तो इट इज आल्सो आर्ट, एनएलपी इज आल्सो एन आर्ट, ये भी एक आर्ट है, एक फन है, और ये रीशेप करता है, रीमॉडल करता है। और एनएलपी इटसेल्फ अ मॉडल फॉर मॉडलिंग। दुनिया के अंदर जिसने तरक्की की है, आप किसी ना किसी मॉडल को, आप मुझे फॉलो कर लें, आप किसी एक्स वाई को फॉलो कर लें, या किसी वाई जी को फॉलो कर लें, किसी बंदे को फॉलो करके जो उसका पैटर्न है, वो पैटर्न अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप उससे भी ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। दुनिया के अंदर कोई ना कोई तरक्की, जहां भी तरक्की हुई है, उसने किसी ना किसी मॉडल को फॉलो किया है। आज तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे सामने बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने तरक्की की है। अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो हम उसके मॉडल को फॉलो कर लें। अगर हम प्रोग्रेस हासिल करना चाहते हैं हेल्थ में, कि हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो हम किसी अच्छे, जिसकी हेल्थ अच्छी है उसको जरा देखें, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे उसके रिएक्शन है, कैसे वो रिएक्ट करता है। कोई अगर एजुकेशन में अच्छा है तो आप उसके मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। तो एनएलपी इटसेल्फ इज अ मॉडल फॉर मॉडलिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। यू कैन रीवायर योर ब्रेन, आप अपने ब्रेन को रीवायर करके और अपनी इंटेंशन के मुताबिक रिजल्ट लें। अपने अपने ब्रेन को रीवायर करें और उसके बाद अपनी इंटेंशन के मुताबिक रिजल्ट लें। मैं ये रिजल्ट लेना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। जो आप करना चाहते हो फिर वो करेगा। अगर आपने उसके ऊपर छोड़ दिया तो वो कभी इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा, कभी ऐसे करेगा, तो वो टोटली आपको बैफल्ड और कंफ्यूज करके एक कोने में लगा देगा और वहां पे परेशान पड़े रहोगे। और रिजल्ट विल बी अनरिसोर्सफुल स्टेट, स्टक स्टेट। स्टक स्टेट और अनरिसोर्सफुल स्टेट में जाके बिठा देगा, जहां पे 100 साल के बाद भी रिजल्ट जीरो होगा। ये देख लें। अगर 100 साल भी उस स्टक स्टेट में बैठे रहोगे तो आप कहोगे रिजल्ट मेरा अच्छा आ जाए, तो रिजल्ट यही आएगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। दिस एनएलपी टेक्निक and models, these are very useful. Today we discussed about stuck state, unstuck state, resourcefulness and unresourcefulness. How our mind delete, distort and generalize and ultimately takes us to different states. We have to come from unresourcefulness to resourcefulness. Stay blessed and have a nice time. I hope you like this
today's video. अच्छा जी, क्या क्या ख्याल है आपका इसके बारे में, NLP के बारे में? कैसी साइंस है ये? मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। आज वाला तो लेक्चर बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसे सही। मुझे लगा कि ये सब कुछ है मेरे अंदर, ये जो स्टक स्टेट है ना, आज मुझे ऐसे लगा कि मैं ऐसी हूँ और मैं रहती भी। अनरिसोर्सफुल से रिसोर्सफुलनेस स्टेट में हमने जाना है। और ये कि मैं रहती भी फ्यूचर और पास्ट में ही हूँ, कि फ्यूचर में क्या होना है और पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट को तो पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। एक फिलॉसफी है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ। I myself remained very depressed, and once upon a time I was reading on Google, and I find one philosophy. I find philosophy Stoicism. Stoicism believe in the faculties of the human being. He believes one should rely on the faculties he or she can do, and whatever outside his faculty, whatever outside his power, she or she should not worry. देखिए, दुनिया के अंदर दो ही चीजें होती हैं। एक तो ऐसी चीजें हैं कि जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। मेरा कंट्रोल किसके ऊपर है? इस पूरे बॉडी के ऊपर। ये मेरा है, जो दूसरा मेरे सामने है वो उसका है। अगर मैं खुश रहना चाहता हूं तो मैं सिर्फ इसे कंट्रोल करूं, ये ना सोचूं कि वो अगला क्या सोचता है। अगर मैं ये सोचता रहूंगा, यार वो अगला क्या सोचता है मेरे बारे में, वो क्या सोचता है, एक्स क्या सोचता है, वाई क्या सोचता है, दिस इज द प्रिविलेज यू शुड गिव टू योरसेल्फ. You should not give this privilege to somebody he or she should manipulate you. कि दूसरा आए आपको मैनिपुलेट करे और कभी इधर ले जाए कभी उधर ले जाए. नो, यू शुड गेट फुल कंट्रोल ऑन योर बॉडी. आपका अपने बॉडी के ऊपर फुल कंट्रोल होना चाहिए कि जो मैं करना चाहता हूं और जो मैं कर सकता हूं, मुझे बस उसी पे परेशान होना है. जो मैं नहीं कर सकता, जिसपे मेरा अख्तियार नहीं है, मैंने उसके ऊपर परेशान नहीं हूं. तो आप लिस्ट बनाओ ऐसे वर्क जो आप कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में है, और ऐसे वर्क जो आपकी कंट्रोल में नहीं है. मैं जा रहा था, बस जो निकल गई या कोई वैन निकल गई, मेरा इस पे कंट्रोल नहीं, मैंने परेशान नहीं होना. जा रहा था, बारिश शुरू होगी, मेरा इस पे कंट्रोल नहीं. हाँ, मेरा कंट्रोल अपने बॉडी पे है. मैं प्लानिंग अच्छी कर सकता हूं, मैं अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं अपनी थॉट को कंट्रोल कर सकता हूं, गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूं. ये तो मेरे अंदर है. जो इस पे अमल कर जाएगा, he or she will be successful person. लड़ना है तो खुद अपनी थॉट के साथ लड़ो, वो ही बहुत ज्यादा है. दूसरे के साथ लड़ने की जरूरत ही नहीं. हैव अ नाइस टाइम.